Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another topic of ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अब तक आप लोग ने काफ़ी टॉपिक्स देख लिए हैं और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें अप्रॉक्स आपको ये बताया जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को एज अ पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, नेगेटिव ट्रीट करते हैं हम, किस तरीके से स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, व्हाट आर द कॉजेज, और अगर स्ट्रेस है तो वो एक लेवल के बाद उसको मैनेज नहीं किया गया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। इसके अलावा हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे सो दैट थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो पाए। तो व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप लोगों को ये चीज तो नॉलेज ये तो बहुत ही अच्छे से है कि स्ट्रेस को आप एनी हाउ कोशिश कर सकते हो कंट्रोल करने की, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। स्ट्रेस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइफ की जर्नी के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब हमें समझ नहीं होती कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करोगे, एक स्टूडेंट की लाइफ बात करो, चाहे आप एक मैरिड वुमेन की बात करो या मेल की बात करो या आप एज अ मदर बात करो, तो अलग अलग स्टेजेस पे हर एक पर्सन को इंडिविजुअली लेवल पे, पर्सनली लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे डिफरेंट स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब कोशिश यही की जाती है कि एनी हाउ उसको मैनेज किया जाए। जब उसको संभालने की कोशिश की जाती है, उसको एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है, तो ही वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। ओके, तो आप स्टडी करते हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टूल बॉक्स की तरह है जो वेट को लिफ्ट करने के काम आता है। जैसे कि कोई वेट को लिफ्ट करना है तो उसके लिए वी नीड डिफरेंट टूल्स, तो वैसे ही टूल की तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट काम में आता है। इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग, स्ट्रेस को आप रोक नहीं सकते क्योंकि रियलिटी के अंदर स्ट्रेस जो है वो बहुत ही मेजरली पार्ट प्ले करता है। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड दे आरंट गोइंग अवे। इंस्टेड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट नोइंग वेज। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जहां पे आप ये समझते हो कि स्ट्रेस को हम किस तरीके से दूर कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम कर सके। क्योंकि देखो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करते हो तो प्रेशर होता है, काम का प्रेशर, अपने आप को एज अ परफॉर्मर दिखाने का प्रेशर, और एक तरीके से इंसेंटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स, डिफरेंट प्रमोशंस, बोनस, इन सब चीजों का प्रेशर रहता है। और पर्सनल लाइफ में भी एक पर्सन को एक इंडिविजुअली लेवल पे, एक फैमिली के लेवल पे डिफरेंट स्ट्रेस को एनी हाउ डील करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस को दूर कर सके या स्ट्रेस को एनी हाउ मैनेज कर सके, व्हाट आर द रीजंस। तो आइडेंटिफाई स्ट्रेस ट्रिगर्स, स्ट्रेस के ट्रिगर्स को क्या हम आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, यहाँ पे ढूंढ सके वो कौन कौन से ऐसे पहलू है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्कलोड ज्यादा है या फैमिली प्रेशर है या कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आपका दिख रहा है, स्ट्रेस ऑब्जर्व हो रहा है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज टू रीऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज द फैक्टर्स। रिकॉग्नाइज का मतलब समझ गए, आइडेंटिफाई से ही है। फैक्टर्स एंड केसेस कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को अफेक्ट कर रहे हैं या स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को ढूंढो। Now by placing these triggers, अब आप इन जो फैक्टर्स है इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। Now we can take bold steps to manage and minimize their impact। मतलब एक नॉर्मल सा सिनेरियो आप मान लो, आपके जो स्टडी आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से आप फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टडी पे, तो आप क्या करोगे, वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करोगे जिनकी वजह से
आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, ठीक है, तो आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप काम करना शुरू करोगे। अब आप उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो यू नीड टू फाइंड द रूट कॉज, रूट जड़ की ढूंढने की आपको यहाँ पे नीड है। नाउ डेवलप कॉपिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपने वो जड़ को ढूंढा, स्ट्रेस के ट्रिगर्स को, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। नाउ डेवलप कोपिंग स्ट्रेटेजीज। अब आप स्ट्रेटेजीज को आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेटेजीज को कोप अप करने की कोशिश करो। नाउ मैनेजमेंट एम्स टू इक्विप पीपल विद यूजफुल कॉपिंग स्ट्रेटेजीज टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बर्थ से तो कोई अपनी लाइफ में इंडिकेट नहीं करता, स्टार्टिंग से तो किसी को आता नहीं है स्ट्रेस को डील करना, तो वो धीरे धीरे जैसे ही लाइफ के स्टेजेस में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उससे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करना अपने आप ऑटोमेटिकली सिचुएशंस में एडजस्ट करना आ जाता है, ठीक है, कॉपिंग सिचुएशंस में। नाउ दीज स्ट्रेटजीज में इंक्लूड लेजर प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये धीरे धीरे आपको स्ट्रेटजीज आ जाएंगी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नाउ हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ यू कैन डेवलप योर प्रॉब्लम स्किल्स, ठीक है, सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड सेटिंग लिमिट। जैसे टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो आपको देखने के लिए मिलता है, टाइम मैनेजमेंट का जो आपको एक बैरियर है या टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलती है जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, है ना, पेपर 1 पेपर 2 कैसे टाइम मैनेज करें, टाइम इज रनिंग सो फास्ट, किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर पाए, ऐसा ना हो हमारे क्वेश्चन स्किप हो जाए, ऐसे ना हो कि टाइम को मैनेज करते करते क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमने ब्रेन का यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो वो एनी हाउ आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो स्ट्रेस के अंदर ही। नेक्स्ट वन इज इनहेंस सेल्फ अवेयरनेस। आप लोग जागरूक भी बनोगे। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये लोगों को अच्छी समझ देता है कि आपको स्ट्रेस से कैसे रिस्पॉन्स करना है। बाय डेवलपिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस वी कैन बिकम attuned to the early signs of stress in our lives. This boost grasp allow us to notice subtle changes, जैसे कि हमारे थॉट चेंजेस होते हैं, हमारी इमोशन चेंजेस होते हैं। इमोशंस जो आपके इमोशन पेशेंस एनी हाउ अगर जो पर्सन कंट्रोल ज्यादा अच्छे से कर लेता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है एज कंपेयर टू द पर्सन जो कि कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रख पाता, ठीक है। नंबर ऑफ थॉट्स का भी, ओवर थिंकिंग भी, ये भी कहीं ना कहीं लीड करते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इमोशन एंड फिजिकल सेंसेस दैट इंडिकेट स्ट्रेस में बिल्ड अप। बीइंग माइंडफुल ऑफ दीज सिग्नल्स असाइन अस टू टेक टाइमली एंड प्रॉपर एक्शन टू प्रिवेंट स्ट्रेस फ्रॉम एस्केलेटिंग फर्दर, ठीक है। स्ट्रेस से दूर होने के लिए ना प्रमोट होलिस्टिक वेलबींग। होलिस्टिक वेलबींग का मतलब है कि आप में डेवलपमेंट आती है ओवरऑल लेवल पे, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे। Now the goal of stress management is to achieve a state of balance and harmony in all areas of life. लाइफ के कई कई सारे स्टेजेस में आपको हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, आपको फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, आपको अपने करियर से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो इन्होंने यही रीजन बोला है कि आपको अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक समझ जाओगे, स्ट्रेस को एनी हाउ कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप ये भी समझ जाओगे, आपको एक बैलेंस आ जाएगा, हार्मनी इन all areas. It stress the essence of fostering physical, mental, emotional well-being to create basis for stability and overall wellness. मतलब आप overall development भी एक तरीके से overall improvement भी करते हो जब anyhow आप stress को manage करने की आपको techniques आ जाती है। Now promote holistic well-being. जब आप
हॉलिस्टिक वेलबींग में पर्सन जाते हो, ठीक है। हॉलिस्टिक वेलबींग, इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का उद्देश्य है, गोल है, इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस और हार्मनी लेके आनी है काफी सारे एरियाज में। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे, हाँ, अगर आप ये देखोगे तो यही पॉइंट रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके ना। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता है क्योंकि आप फोकस हो कि अपने गोल को अचीव कर सकते हो। एक होता है डिस्ट्रैक्शन के साथ स्टडी करना, एक होता है प्रॉपर फोकस के साथ। आपने वो सारे फैक्टर्स एलिमिनेट कर दिए जिनकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, जिनकी वजह से क्या हो रहा था, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम पे। अब वो फैक्टर्स एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा कि आप एप्रोप्रिएटली और अच्छे से अपने काम को कर पाओगे विद द बेटर फोकस, ठीक है। फोकस होगा, अटेंशन होगा, डिसीजन मेकिंग abilities. This is in turn leads to improved productivity and success across various areas of life. और आप अलग अलग लाइफ के एरियाज में इम्प्रूवमेंट करोगे, सक्सेस करोगे ना। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसमें आपका वर्क आएगा, एकेडमिक आएगा एंड पर्सनल परस्यूट, मतलब पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ओवरऑल क्या कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। Now the next one is causes of stress management. Stress management के reasons क्या हैं? What are the reasons या what are the causes? क्यों हमें स्ट्रेस होता है? हमें जो मैंने भी आपको काफ़ी सारे बताया था, वेरियस फैक्टर्स बताए थे, जैसे कि आपको हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो सकता है स्ट्रेस, या लाइफ के किसी स्टेज की वजह से हो सकता है, लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, तब आपको स्ट्रेस फेस करने के लिए हो सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपके कौन कौन से रीजंस हैं, तो जैसे आपका वर्क रिलेटेड प्रेशर का मतलब है जहां पे जॉब रोल्स डिमांडिंग है, ठीक है, कन्विंसिंग जॉब रोल्स है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स है, डेडलाइन, टाइट डेडलाइंस है। इसका मतलब क्या है, टाइट डेडलाइंस का क्या मतलब है कि आपको अप टू द लिमिट ये काम कंप्लीट करके देना है एनी हाउ। जैसे कि अगर 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, सो 31 दिसंबर तक आपको ये काम को कंप्लीट करके देना है, ठीक है, दिस इज द डेडलाइन। अब यहाँ पे एक्सटेंशन के पॉइंट्स, या तो पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं या नहीं, जैसे कि एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, 31 दिसंबर से ये एक्सीड करके मान लो 10 जैन तक आपकी क्या हो गई, एक्सटेंडेड डेट हो गई, लेकिन जब आपकी टाइट डेडलाइन होगी तो आपको यू हैव टू कंप्लीट इट बाय 31 दिसंबर एनी हाउ, whatever be the condition is, ठीक है। लीनियंसी ना होना भी स्ट्रेस को इवॉल्व करता है, स्ट्रेस को जन्म देता है, ठीक है। और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क रिलेटेड इश्यूज, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू नोटेबल स्ट्रेस लेवल। नाउ ये हो गया आपका वर्क से रिलेटेड इश्यूज। ना एकेडमिक एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, स्टूडेंट्स ऑफन फेस स्ट्रेस। अब एकेडमिक लेवल पे मतलब अगर एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट को अपने करियर को लेके, स्टूडेंट को अपनी क्लास को लेकर के, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट कंपटीशन को लेकर के, आगे उसे कौन सा लेवल को चूज करना है, पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका अभी का करियर डिपेंड करता है या प्रेजेंट के बेसिस पे उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको एकेडमिक एक्सपेक्टेशन के, जैसे कि स्टडी का लोड बहुत ज्यादा है, एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स की वजह से डिफरेंट टास्क भी दिए जाते हैं एग्जाम के मतलब ड्यूरेशन में ही, डिजायर टू मीट और सरपास एक्सपेक्टेशंस, आपको अपनी फैमिली को भी अपने मार्क्स से खुश रखना है, मतलब ये सारे प्रेशर ही होते हैं, ये सारे स्ट्रेस इवॉल्व करने के तरीके ही होते हैं जहां से आपको एनी हाउ स्ट्रेस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब आपको ऐसा हो सकता है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मनी की वजह से, मनी की फुलफिलमेंट ना होने की वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन, मान लो और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, आप स्टेबल नहीं रहते हो फाइनेंस में, डेट कर्ज है आपके ऊपर, तो आप उसकी वजह से भी क्या अपनी जो मान लो रिस्क टेकिंग एक एबिलिटी बोल सकते हो, रिस्क भी नहीं ले सकते हो बिजनेस के अंदर। तो ये सारे रीजंस होते हैं जहां पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से पर्सन को स्ट्रेस होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपने हाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस भी है, आपके पास नॉलेज भी है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग, यू इफ यू आर गेटिंग द जॉब यू आर अंडरपेड, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, जहां पे आपको या तो जॉब मिल रही है, दो सिनेरियो हो सकते हैं, जॉब मिल रही है लेकिन आपको अंडरपेड रखा जा रहा है, या तो जॉब ही नहीं मिल रही आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। ओके, एंड द इनएबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ड्यूटीज, आपको मनी तो रिसीव हो रहा है लेकिन उस मनी के बेसिस पे जो आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव पे वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है और एंजाइटी फील हो रही है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप इश्यूज। अब रिलेशनशिप्स की वजह से भी आपको क्या फेस करना पड़ता है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस होगा तो उसको एनी हाउ मैनेज भी किया जाएगा। रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर हम बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, आपसी सहमति नहीं होती किसी टॉपिक पे, जब दो लोगों की डिस्कशन होती है तो वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, नेगोशिएशन, कोई थर्ड पार्टी उनको सॉल्व करा रही है उनके इश्यूज को, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मीटर है। मिस रीडिंग और स्ट्रेन्ड एफिनिटीज विद फैमिली फेलोज, फैमिली से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड हाइटेंड स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा एक लेवल पार हो जाता है, तो इस ये भी एक रीजन है जो कि स्ट्रेस को इवॉल्व करता है, कॉज करता है। नाउ हेल्थ कंसर्न भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पे आपको ऐसी कोई इलनेस है जो कि काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, ठीक है, लॉन्ग सिनेरियो वाली इलनेस है, कोई फिजिकल पेन है, और मैनेजिंग द हेल्थ ऑफ अ लव्ड वन कैन बी स्ट्रेसफुल एंड ओवरवेलमिंग। हेल्थ रिलेटेड फेट्स एंड वरीज, चिंता भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल को, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या आप बोल सकते हो कि हेल्थ इशू है और आप वर्क पे उसकी वजह से वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट विल इट कॉज, इट विल कॉज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा तो फिर वो आपको एनी हाउ मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ में जब आप बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, या आप रीएलोकेट कर रहे हो रीलोकेशन की वजह से या करियर चेंजेस की वजह से, लूजिंग अ लव्ड वन कैन कॉज मार्क्ड स्ट्रेस, और इनकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है। नॉट इवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, या आप बोल सकते हो कि काम के प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज जहां पे आपको स्ट्रेस फील होता है और फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ता है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर, सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग और लिविंग इन हाई स्ट्रेस नेबरहुड कैन कंट्रीब्यूट टू क्रॉनिक स्ट्रेस। वो मतलब जैसे नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम हुई या ऐसा कुछ हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप एक प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, तो वो भी एक बैरियर या वो भी एक कॉज होगा। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म। जब आप परफेक्शनिज्म के ऊपर काम करते हो, थोड़ी बहुत भी मिस्टेक के लूप होल नहीं छोड़ते हो, तो वहां पे भी आप हाईली प्रेशराइज्ड होते हो,
स्ट्रेस में होते हो क्योंकि आपको अपना काम बहुत ही बारीकी से करना है। नाउ यू कैन टेक रीटेक आप लेते रहोगे क्योंकि व्हाट यू नीड इज परफेक्शनिज्म, और यहाँ पे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपकी कॉस्ट भी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो ये रीजंस है। Setting high bars for oneself, aiming for perfection, sharing self-imposed stress to grow can lead to chronic stress. Technology and information overload, constant exposure to screen. जब आप टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन से ओवरलोड होते हो, जैसे कि अनुमान इतना आप स्क्रीन को झेल सकते हो, आप आदत में लेके आ सकते हो, लेकिन जब आप ओवरलोड किसी काम को लेते हो, ठीक है, ज्यादा एक्सपोजर स्क्रीन से, रिपोर्ट्स एंड ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा की वजह से भी आपको सेंस ऑफ स्पार्कल हो सकता है एंड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस। यहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जहाँ पे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, या स्ट्रेस किन किन रीजंस की वजह से होता है। नाउ देयर आर सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू स्ट्रेस, जिसको वन बाय वन आंसर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 1, 2, 3 and 4 are the options. Now what the question 1 says, stress management is about learning. स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो लर्निंग के बारे में बताता है, क्या लर्न करना, क्या सिखाना। हाउ टू अवॉइड द प्रेशर ऑफ लाइफ से प्रेशर को कैसे दूर किया जाए। हाउ टू डेवलप स्किल्स दैट वुड इनहेंस आवर बॉडीज एडजस्टमेंट। आपको वो काबिलियत अपने आप के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी when we are subjected to the pressure of life। जब आप लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में प्रेशर डील कर रहे हो, now you have to be very conscious about your इमेज एज वेल। वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी स्किल्स में कि आप स्ट्रेस को, बॉडी को वहां पे एडजस्ट कर पाओ। नाउ थर्ड ऑप्शन इज बोथ 1 and 2 and फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2। आपकी बॉडी को भी एडजस्ट होना पड़ेगा और आपके माइंड सेट को भी एडजस्ट होना पड़ेगा प्रेशर के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and 1, 2, 3 and 4 are the options. Which of the following statement is true about stress management? Stress management के accordingly कौन कौन सी statement correct है? Stress management में हम connections between mind and body सीखते हैं, है ना, कि आपकी माइंड को, बॉडी को appropriate तरीके से वर्किंग किस तरीके से होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस कंट्रोल अवर हेल्थ इन अ पॉजिटिव सेंस। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है ये मदद करता है कंट्रोल करना ओवर हेल्थ एक पॉजिटिव सेंस में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है अस टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। क्या सारे स्ट्रेस को दूर करना स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये कनेक्शन दिखाता है माइंड और बॉडी के बारे में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी हेल्थ को एज अ पॉजिटिव सेंस लेके जाता है, क्योंकि नेगेटिव आपका पैरामीटर है ना। स्ट्रेस क्या क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव थिंग, और स्ट्रेस को संभाल रहे हैं। जब स्ट्रेस को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं तो वो हो गया आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, स्ट्रेस जब पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दीज आर सम ऑप्शन A, B, C
D and E part. Now, what question says which of the following are the basic sources of stress? Stress होने के इनमें से कौन कौन से रीजंस है? क्या इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस होता है, क्या सोसाइटी की वजह से स्ट्रेस होता है, क्या हमारे माइंडसेट साइकोलॉजिकल वे की वजह से जो स्ट्रेस होता है, या थॉट की वजह से स्ट्रेस होता है? तो इन सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस लीड करता है, स्ट्रेस होता है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Okay, now example of environmental stressor are, environmental जो stress है वो किन किन reasons की वजह से होता है. environment पे जो stress है, सबसे पहले है वेदर. मान लो वेदर की वजह से, अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ही है वेदर, अब वेदर की वजह से आपका कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, तो ये भी क्या लीड कर रहा है? स्ट्रेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक. ट्रैफिक इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर. उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम. फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसका पार्ट नहीं है, है ना. फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसका पार्ट नहीं है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका मनी से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट वन इज सबस्टैंडर्ड हाउसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर. तो इसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये नहीं होगा, ये होंगे, सिर्फ वेदर होगा इसमें. ट्रैफिक भी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता. ठीक है, इन सबको कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रेसर. तो सोशल स्ट्रेसर की वजह से अभी हम पढ़ते हुए आए हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डाइवोर्स, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, जॉब इंटरव्यूज. इनकी वजह से ये सब सोसाइटी के आपके क्या है? पैरामीटर्स हैं. सोसाइटी के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द अबव. जॉब इंटरव्यूज भी आपका सोशल फैक्टर्स के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसके अंदर तो आपको आंसर गिवन है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की. इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. 4, 5, 6. This is question number 6. Which of the following statement is true? Positive stress क्या है? Short term. नेगेटिव स्ट्रेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होती है. नेगेटिव स्ट्रेस इज परसीव्ड विद इन आवर कॉपिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो ए, बी, सी एंड डी. दिस वन इज ई. तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से वी फेस कॉपिंग एबिलिटीज. ठीक है, हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ये एबिलिटीज होती है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको कोई और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.